इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 8 को कंटिन्यू करेंगे, कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक, और इसका पार्ट 2 है और ये लास्ट पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। आज के लेक्चर में सेक्शन 128 से सेक्शन 138 कवर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एवरी पर्सन अबाउट डैश ईयर्स ऑफ एज ड्राइविंग और राइडिंग और बीइंग कैरिड ऑन ए मोटरसाइकिल व्हाइल इन ए पब्लिक प्लेस शैल वियर प्रोटेक्टिव हेड गियर। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा कि कितने साल से ऊपर के लोगों के लिए हेलमेट पहनना कंपलसरी है मोटरसाइकिल चलाते वक्त, या फिर अगर वो चला नहीं रहे और पीछे बैठे तो उस केस में भी, और या फिर अगर आपके मोटरसाइकिल में कोई एक साइड कार अटैच है या फिर स्कूटर में कोई एक साइड कार अटैच है तो उस केस में भी वहाँ पे जो बैठा है उसके लिए भी हेलमेट पहनना कंपलसरी है। तो कितने साल के ऊपर के लोगों के लिए एज के लिए है ये? इसका आंसर है ए, 4 साल से ऊपर के लोगों के लिए कंपलसरी है, और 5, 6, 7 साल ये सब नॉर्मल बच्चे आते हैं उनके लिए भी हेलमेट पहनना कंपलसरी है। और 4 साल से कम के लोगों बच्चों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से कोई सेफ्टी फीचर्स बनाया हुआ है। और एक और बात, यहाँ पे जो लिखा है स्टेटमेंट बीइंग कैरिड ऑन एन मोटरसाइकिल, मतलब जो पीछे बैठे रहते हैं या फिर अगर साइड कार अटैच है उसमें बैठे रहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना कि कुछ कुछ स्टेट्स में उन पे एग्जम्पशन दिया गया है कि उनको हेलमेट ना पहनने पे कोई फ़ाइन नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल गुजरात में अगर मोटरसाइकिल में जो पीछे बैठा रहता है अगर वो हेलमेट नहीं पहना है तो उस पर कोई फ़ाइन नहीं लगता। तो ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, लेकिन हाँ जो चला रहा है उस पर हर स्टेट में फ़ाइन है, ठीक है, उसको हेलमेट पहनना कंपलसरी है। और एक और बात, यहाँ पे मोटरसाइकिल मतलब यहाँ पे हर 2 व्हीलर की बात करिए, चाहे वो स्कूटर हो स्कूटी हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रीवियस रूल ऑफ वियरिंग ए प्रोटेक्टिव हेड गियर फॉर पर्सन अबव 4 years ऑफ एज शैल नॉट अप्लाई टू। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि किन लोगों को हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन 1 पढ़ते हैं, ए पुलिस पर्सन, ऑप्शन बी है ए सिख, ऑप्शन सी है सिख वेयरिंग टर्बन, या फिर ऑप्शन डी ए पुलिस ऑफिसर हु इज़ ए सिख। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। सिख रिलीजन को लोग अगर मोटरसाइकिल चलाते वक्त अगर टर्बन पहने हैं उस केस में ही उन पे एक्सेप्शन है कि उनको हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली अगर वो टर्बन पहने हैं तो हेलमेट पहन नहीं सकते, पगड़ी पहने हैं तो। और याद रखना, सिर्फ सिख रिलीजन का आदमी होने से एक्सेप्शन लागू नहीं होगा। अगर कोई सिख रिलीजन का आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है और उसने उस टाइम पगड़ी नहीं पहनी है तो उस पर फ़ाइन लगेगा। अगर सिख रिलीजन का आदमी है, अगर उसने पगड़ी पहनी है तो उस टाइम उसको हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, उस पर कोई फ़ाइन नहीं लगेगा, ठीक है। तो बात याद रखना, कंफ्यूज हो सकते हो आप एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ड्राइवर ऑफ ए मोटर व्हीकल शैल कॉज द व्हीकल टू स्टॉप एंड रिमेन स्टेशनरी when required to do so by any police officer not below the rank of dash in uniform in the event of the vehicle being involved in an accident to a person, animal, vehicle or damage to a property। अगर आपकी गाड़ी किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होती है और उस केस में किसी पर्सन को, किसी आदमी को नुकसान होता है या फिर किसी जानवर को नुकसान होता है या फिर किसी दूसरे व्हीकल को डैमेज होता है या फिर किसी की प्रॉपर्टी डैमेज होती है, चाहे वो पब्लिक हो सकती है या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो उस केस में कोई एक पुलिस ऑफिसर है वो आपको अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए बोल सकता है। यहाँ पे लिखा है शैल कॉज द व्हीकल टू स्टॉप एंड रिमेन स्टेशनरी, ठीक है। तो इस पुलिस ऑफिसर की रैंक पूछिए कि कितने रैंक्स मिनिमम होनी चाहिए, उसके पास ये पावर हो कि आपकी गाड़ी रुकने के लिए बोल सकता है कुछ रीजनेबल टाइम के लिए और कुछ रीज़न की वजह से। तो इसका आंसर है ए। मिनिमम उसकी जो रैंक होनी चाहिए वो सब इंस्पेक्टर होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर के नीचे वाले रैंक वाले पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर नहीं है कि आपकी गाड़ी को वहाँ पे रुकने के लिए बोले, ठीक है। फॉर एग्जांपल हवलदार के पास ये पावर नहीं है। मिनिमम सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि आपकी गाड़ी को बोले कि रुके रहो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए। किस केस में? अगर किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होती है तो। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, द ड्राइवर शैल ऑल्सो स्टॉप द व्हीकल व्हेन रिक्वायर्ड टू डू सो बाय एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ एन एनिमल इफ सच पर्सन एप्रीहेंड्स दैट द एनिमल विल बिकम अनमैनेजेबल और ऑन बीइंग अलार्म्ड बाय द व्हीकल। अगर कोई आदमी है जो गाय भैंस या बकरी भेड़ लेके जो रोड पे निकलते हैं वो आपको बोल सकते हैं कि अपनी गाड़ी थोड़ी देर रोक के रखो जब तक वो निकल ना जाते। अगर उसको ऐसा लगे कि उसकी आपके गाड़ी की वजह से या उसके हॉर्न की वजह से जो जानवर है उनमें भगदड़ मच सकती है, वो घबरा सकते हैं और अनमैनेजेबल बन सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में भी आपको बोल सकते हैं कि अपनी गाड़ी थोड़ी देर रोक के रखें। और ये बात आप याद रखना कि उनके पास राइट ऑफ वे होता है, रास्ते का अधिकार, मतलब आप रुकेंगे और पहले वो जाएंगे। तो ये 2 केस है जिसमें आपको गाड़ी रोकने को बोल सकते हैं, बाई पुलिस ऑफिसर इन केस ऑफ एक्सीडेंट
और दूसरा है कि कोई भेड़ बकरी या भैंस गाय लेके कोई निकला है रोड पे, वो आपको बोल सकता है कि थोड़ी देर रुक के रखो जब तक वो वहाँ से निकल नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन द ड्राइवर शैल कॉज द व्हीकल टू स्टॉप एंड रिमेन स्टेशनरी फॉर सच रीजनेबल टाइम एज मे बी नेसेसरी बट नॉट एक्सीडिंग डैश आवर्स। पिछला जो 2 केस था, जो पुलिस ऑफिसर और जो दूसरा जो एनिमल इंचार्ज होता है, वो आपको मैक्सिमम कितने घंटों के लिए बोल सकता है रुक के रहने के लिए। तो इसका आंसर है ई 24 आवर्स। नॉर्मली इतना कोई करता नहीं है, कुछ देर के लिए बोलता है, मतलब रुकने के लिए बोलते हैं, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट में एक लिमिट दे दी गई है कि 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं बोल सकता कोई आपको रुकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्टेट गवर्नमेंट में ऑथोराइज एनी पर्सन टू इंस्पेक्ट मोटर व्हीकल इन्वॉल्व इन एनी एक्सीडेंट एंड सच पर्सन में एंटर एट एनी रीजनेबल टाइम एनी प्रीमाइस वेयर द व्हीकल में बी एंड मे रिमूव द व्हीकल फॉर एग्जामिनेशन। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी एक पर्सन को ऑथोराइज़ कर सकती है, किसी ऑफिसर को, जिसके पास पावर है कि वो किसी भी मोटर व्हीकल को जाके इंस्पेक्ट कर सकता है। कौन सी मोटर व्हीकल? जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो, ठीक है, और उससे वहाँ से निकाल भी सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी गाड़ी किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुई है तो वो ऑफिसर के पास पावर है कि वो घर पे आके आपके घर पे आके आपकी गाड़ी इंस्पेक्ट करे और अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ से आपकी गाड़ी ले भी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि द व्हीकल शैल बी रिटर्न आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फॉर्मेलिटीज़ टू द ऑनर विद इन डैश आवर्स। जब सारे फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाए तो आपकी गाड़ी आपको लौटा दी जाएगी कितने घंटों बाद? इसका आंसर है सी 24 आवर्स बाद, ठीक है। सारे फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के 24 घंटे बाद आपकी गाड़ी आपको लौटा दी जाएगी। लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है कि फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने में ही बहुत दिन लग जाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना कि जब वो आपकी गाड़ी रिमूव करके जाए उसके 24 घंटे बाद नहीं लौटाई जाता, जब सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाए उसके 24 घंटे बाद आपकी गाड़ी लौटाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक रूल्स रिगार्डिंग। अब किस किस मैटर से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है? तो पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोटेक्टिव हेड गियर। हाँ, जो आपका हेलमेट है उसके स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो रूल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ऑप्शन बी है मेजर्स फॉर द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 4 ईयर्स राइडिंग और बीइंग कैरिड ऑन ए मोटरसाइकिल। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि जो 4 साल से नीचे के बच्चों जो मतलब उनको हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उनसे जो सेफ्टी से रिलेटेड जो रूल्स है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो ऑप्शन बी भी सही है। द ओकेशंस ऑन विच सिग्नल शैल बी मेड बाय ड्राइवर्स एंड सच सिग्नल्स, ठीक है। अगर आपको लेफ्ट टर्न और राइट टर्न लेना है तो किस सिचुएशन में आपको वो सिग्नल देना होता है, या फिर आपको जितने बाकी भी सिग्नल्स है जैसे नो पार्किंग सिग्नल्स और कैसे क्या करना है, उससे रिलेटेड सारे रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। और सारे रूल्स कहाँ बनाए गए हैं? आपके मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशंस में। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक रूल्स रिगार्डिंग। अब किस किस मैटर से रिलेटेड रूल्स आपकी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है? पहला है फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज़ एंड एक्सेस ऑफ नॉन मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल एंड पेडेस्ट्रियंस टू पब्लिक प्लेसेस एंड रोड्स। तो आपकी जो नॉन मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल हो गई, मतलब जो इंजन से नहीं चलती, फॉर एग्जांपल साइकिल हो गई या फिर बैलगाड़ी हो गई, कार्ट, या फिर पेडेस्ट्रियंस, इनसे रिलेटेड जो रूल्स है कि उनको कैसे रेगुलेट करना है, उनकी एक्टिविटीज़ को, और उनके पब्लिक प्लेस पे उनको कैसे एक्सेस देना है, तो उससे रिलेटेड जो रूल्स है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। सेकेंड है प्रोहिबिटिंग द ड्राइविंग डाउन हिल ऑफ मोटर व्हीकल विद द गियर डिसएंगेज्ड आइदर जनरली और इन स्पेसिफाइड प्लेस। आपको एक्सपीरियंस होगा इस बात का, नॉर्मली लोग यही करते हैं कि जब डाउन हिल जाना होता है, ऐसे रोड है ऊपर से नीचे जाना होता है, तो लोग क्या करते हैं क्लच दबा के आपका जो गियर है डिसएंगेज कर सकते हैं। ये नॉर्मली प्रोहिबिटेड होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और इससे रिलेटेड जो रूल्स है वो भी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। थर्ड है प्रोहिबिटिंग द यूज़ ऑफ फुटपाथ्स और पेवमेंट्स बाय मोटर व्हीकल्स। ये भी नॉर्मली बहुत लोग करते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर जाम हो जाता है तो जो फुटपाथ होता है बगल वाला जहाँ पे पेडेस्ट्रियंस के लिए होता है, वहाँ पे ये लोग अपनी मोटर व्हीकल दौड़ा देते हैं, मोटरसाइकिल चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी रूल्स है प्रोहिबिशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो रूल्स है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे सेक्शन नंबर दिया गया है और वो किससे डील करता है वो हमें मैच करना है, और जो मुझे इंपॉर्टेंट सेक्शन लगे मैंने वही बस यहाँ पे रखे हुए हैं। तो पहला सेक्शन है 129, ये डील करता है आपका वेयरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव हेड गियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसी में बोला गया है कि 4 साल से ऊपर के लोगों को हेलमेट पहनना कंपलसरी है, तो 1 का हो जाएगा आर। सेक्शन 132 है, वो डील करता है आपका ड्यूटी ऑफ ड्राइवर टू स्टॉप इन सर्टेन केसेस, 2 का हो जाएगा पी।
सेक्शन 134 है वो डील करता है अब ड्यूटी ऑफ ड्राइवर इन केस ऑफ एक्सीडेंट एंड इंजरी टू ए पर्सन। इसमें जो जो ड्यूटीज़ मेंशन की गई है वो इसमें डील है, मतलब सेक्शन 134 में। तो 3 का हो जाएगा क्यू। और जो सेक्शन 134A है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ गुड सम रिटर्न्स। गुड सम रिटर्न क्या होता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से स्टेटमेंट वाइज। तो 4 होता है एस, तो क्या हो गया RPQS। RPQS ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है डैश शैल मेक रूल्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एनफोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी इंक्लूडिंग स्पीड कैमरास, क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन्स, बॉडी वेरिएबल कैमरा एंड सच अदर टेक्नोलॉजी। तो जो रोड सेफ्टी से रिलेटेड ये सब डिवाइसेस जो मेंशन की गई है, फॉर एग्जांपल ये स्पीड कैमरा हो गया जो डिवाइडर पे लगा रहता है और वहाँ से जो भी गाड़ी पास होती है उसका स्पीड बताता है, डिस्प्ले करता है। क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा या फिर स्पीड गन हो गया जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ऑफिसर के हाथ में आपने कभी देखा होगा एक स्पीड गन के शेप में रहता है, वो किसी भी मोटर व्हीकल का स्पीड कैच कर लेता है। और बॉडी वेरिएबल कैमरा, ये छोटा सा कैमरा जो वो ऑफिसर होते हैं उनकी यूनिफॉर्म पे आके लगा रहता है, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर। और सच अदर टेक्नोलॉजी, तो इनसे रिलेटेड जो रूल्स है वो कौन बनाती है, वो बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड शैल एंश्योर्स इट एनफोर्समेंट ऑन नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, रोड्स और एनी अदर अर्बन सिटी। अब इसको एनफोर्स करने की जिम्मेदारी किसकी है, नेशनल हाईवे पे, स्टेट हाईवे पे या कोई भी रोड पे इसको एनफोर्स करने की मतलब लगाने की और उसका जो भी है उससे रिलेटेड एनफोर्समेंट से रिलेटेड वो जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ड्यूटी ऑफ ड्राइवर इन केस ऑफ एक्सीडेंट। अगर आपकी गाड़ी है वो किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होती है तो उस केस में ड्राइवर की क्या क्या ड्यूटी है। ये सेक्शन 134 से उठाया गया क्वेश्चन है, मतलब उससे बनाया गया क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। द ड्राइवर शैल इन्फॉर्म द पुलिस एंड एम्बुलेंस एंड वेट फॉर द एम्बुलेंस टू अराइव फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द पर्सन। तो ऑप्शन 1 ये कह रहा है कि ड्राइवर को पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना है, फिर एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करना है और फिर उसको वेट करना है कि एम्बुलेंस आए और खुद जगह और एम्बुलेंस आके खुद वो इंजर्ड लोग हैं वहाँ पे जो इंजर्ड हुए एक्सीडेंट में उसको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे। तो गलत है, ऐसा नहीं करना। उसको क्या करना है, द ड्राइवर शैल टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू सिक्योर मेडिकल अटेंशन फॉर द इंजर्ड पर्सन बाई कन्वेइंग हिम टू नियरेस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर और हॉस्पिटल। ड्राइवर को जो हो सके रीजनेबल स्टेप्स उठाने हैं ताकि जो लोग इंजर्ड हुए एक्सीडेंट में उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके जहाँ पे उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा सके। ठीक है, उसको खुद ले जाना है इंजर्ड लोगों को या फिर कुछ व्यवस्था करनी है कि वो उनको ले जाया जा सके हॉस्पिटल में। तो ये ऑप्शन सही है। एम्बुलेंस के आने का वेट नहीं करना है या फिर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना है, पहले जाके उसको इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल पहुंचाना है, उसके बाद जाके पुलिस को आप इन्फॉर्म कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि एवरी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और द डॉक्टर शैल फर्स्ट कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज विद द पुलिस रिगार्डिंग द एक्सीडेंट एंड देन अटेंड द इंजर्ड पर्सन एंड रेंडर मेडिकल एड। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो डॉक्टर हो गया हॉस्पिटल में उसके पास कोई ऐसा इंजर्ड पर्सन आता है एक्सीडेंट में इन्वॉल्व, तो क्या करेगा, पहले सारी फॉर्मेलिटी पुलिस के साथ कंप्लीट करेगा रिगार्डिंग द एक्सीडेंट, फिर जाके उस पर्सन को अटेंड करेगा। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। उसको क्या करना है, एवरी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और डॉक्टर शैल इमीडिएटली अटेंड टू द इंजर्ड पर्सन एंड रेंडर मेडिकल एड विदाउट वेटिंग फॉर एनी फॉर्मेलिटीज़। ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ का उसको वेट नहीं करना है, उसे तुरंत जाके उस इंजर्ड पर्सन को अटेंड करना है और उसे मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद में वो सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 5 है द ड्राइवर शैल गिव ऑन डिमांड बाय ए पुलिस ऑफिसर एनी इन्फॉर्मेशन विद इन 24 आवर्स ऑफ द अकरेंस। ठीक है, अब उसके बाद उसने इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, उसके बाद वो 24 घंटों के अंदर को अगर पुलिस ऑफिसर डिमांड करती है तो एक्सीडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसको देना पड़ता है। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हुए, 2 सही हुआ, 4 सही हुआ और 5 सही हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 4 एंड 5। अब बात बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गुड सम रिटर्न। अब ये गुड सम रिटर्न की बात की गई है, ये आपका क्वेश्चन सेक्शन 134A से बनाया गया है। 130 एक सेकेंड, सेक्शन 134A, यहाँ पे गुड सम रिटर्न की बात करी है, वहाँ से ये क्वेश्चन बनाया गया है।
तो पहला ऑप्शन है गुड सम रिटर्न का डेफिनेशन बता रहा है। गुड सम रिटर्न मीन्स अ पर्सन हु इन गुड फेथ वॉलंटरली एंड विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रिवार्ड और कंपनसेशन रेंडर्स इमरजेंसी मेडिकल और नॉन मेडिकल केयर एट द सीन ऑफ एन एक्सीडेंट टू द विक्टिम और ट्रांसपोर्ट सच विक्टिम टू द हॉस्पिटल। तो गुड सम रिटर्न किसे कहा जाता है? उन लोगों को कहा जाता है कि अगर कोई रोड पे किसी वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ हो और उसमें आसपास के लोग जो आते हैं वहाँ पे हेल्प करने के लिए, बिना किसी पैसे के एक्सपेक्टेशन से या किसी रिवॉर्ड के एक्सपेक्टेशन से या किसी कंपनसेशन के एक्सपेक्टेशन से, बिना इन गुड फेथ मतलब इंसानियत के नाते अगर हेल्प करने आते हैं एक्सीडेंट में इन्वॉल्व लोगों को, इंजर्ड लोगों को, चाहे हॉस्पिटल पहुंचाना हो या फिर कोई नॉन मेडिकल केयर देना हो या फिर मतलब उनको अगर कोई कार में कोई ऐसे फंसा हुआ है उसको बाहर निकालना हो, तो उससे रिलेटेड जो लोग हेल्प करते हैं आसपास उन्हें हम लोग गुड सम रिटर्न कहते हैं। ये कोई भी हो सकता है, ये पेडेस्ट्रियन भी हो सकता है जो वहाँ से गुजर रहा हो एक्सीडेंट के टाइम, या फिर दूसरे मोटर व्हीकल के पैसेंजर या ड्राइवर, कोई भी हो सकता है। ऑप्शन 2 है ए गुड सम रिटर्न मे बी लायबल फॉर एनी सिविल और क्रिमिनल एक्शन इफ एनी इंजरी टू और डेथ ऑफ द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट रिजल्टेड फ्रॉम हिज नेग्लिजेंस इन एक्टिंग और फेलिंग टू एक्ट वाइल रेंडरिंग इमरजेंसी मेडिकल और नॉन मेडिकल असिस्टेंस। ऑप्शन 2 ये कह रहा है कि अगर गुड सम रिटर्न है, अगर वो इंजर्ड पर्सन को हेल्प कर रहा है और उस दौरान उसके हेल्प करते वक्त उसको और इंजरी हो जाती है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस पर सिविल या क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है। तो ये गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो है ऑप्शन 3 है, गुड सम रिटर्न शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी सिविल और क्रिमिनल एक्शन इफ एनी इंजरी टू और डेथ ऑफ द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट रिजल्टेड फ्रॉम हिज नेग्लिजेंस इन एक्टिंग और फेलिंग टू एक्ट। ठीक है, अगर गुड सम रिटर्न अगर इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको मतलब कोई कार में फंसा हुआ है या कोई मोटर व्हीकल में फंसा हुआ है उसे निकाल रहा है या फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचा रहा है इंजर्ड पर्सन को, उस दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है या फिर उसको और इंजरी होती है तो उसका जिम्मेदार गुड सम रिटर्न नहीं होगा। या फिर उसके नई हेल्प करने की वजह से अगर किसी की डेथ हो रही है, मतलब वहाँ पे खड़ा देख रहा है, हेल्प नहीं कर रहा, उस दौरान भी अगर किसी की डेथ हो रही है तो उसके लिए भी गुड सम रिटर्न जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, उस पर कोई क्रिमिनल या सिविल प्रोसीजर एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब ये रूल क्यों लाया गया? सरकार ने ये सोच के लाया कि अगर सपोज़ कीजिए कोई सिविल या क्रिमिनल एक्शन लेने वाला रूल होता कि अगर तुम हेल्प ना करोगे तो तुम पे ये एक्शन लिया जाएगा, तो कोई आता ही ना हेल्प करने के लिए। अगर कोई एक्सीडेंट होता तो लोग दूर दूर भाग जाते, वो सोचते कि हम लोग क्यों पड़े इन सब चक्कर में। ठीक है, तो ये रिलैक्सेशन लाया गया कि आप पे कोई सिविल या क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, लोग बढ़ चढ़ कर हेल्प करेंगे बिना कानून के डर से। तो ऑप्शन 1 सही है जो डेफिनेशन बता रहा है, ऑप्शन 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 4 है द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर और फॉर क्वेश्चनिंग और एग्जामिनेशन फॉर गुड सम रिटर्न डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ गुड सम रिटर्न सच अदर रिलेटेड मैटर। तो हाँ, ये सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को गुड सम रिटर्न को बुला के कुछ सवाल पूछने हो या फिर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करवाना हो, उससे रिलेटेड जो भी रूल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ऑप्शन 5 है द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल प्रोवाइड, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाती, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है। तो वापस मैं सारा कुछ आपको रिकैप कर दे रहा हूँ गुड सम रिटर्न से रिलेटेड। पहला है जो डेफिनेशन है प्रॉपर कि वो लोग होते हैं जो एक्सीडेंट के टाइम लोगों को हेल्प करते हैं, वो उनको गुड सम रिटर्न कहते हैं। दूसरा बात ये कि अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता है या फिर उसको एक्शन लेने टाइम किसी की इंजरी या डेथ हो जाती है तो उस पर कोई सिविल या क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और तीसरा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है गुड सम रिटर्न से रिलेटेड रूल बनाती है। उनको अगर पुलिस ऑफिसर के द्वारा क्वेश्चन करना हो या फिर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना हो, उससे रिलेटेड जो सारे रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो क्या क्या हमारा ऑप्शन सही हो गया? 1, 3 एंड 4। ऑप्शन बी सही है, 1, 3 एंड 4। सो बस आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और एक और बात, जो चैप्टर 9 है अगला चैप्टर, उस पर कोई MCQ सीरीज़ का लेक्चर नहीं आएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, मोटर व्हीकल टेम्पोरली लिविंग और विजिटिंग इंडिया, 1 पेज का है, आप पढ़ लेना। उस पर कोई MCQ बन भी नहीं रहा था। और उसके बाद जो चैप्टर 10 है वो तो ओमिटेड है। और फिर हम लोग डायरेक्ट चैप्टर 11 से स्टार्ट करेंगे जो कि मोटर व्हीकल इंश्योरेंस से डील करता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।